9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सभी की निगाहें, क्या कुछ चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में युवाओं से थॉट लीडर बनने का किया आह्वान। कहा, तकनीक 21वीं सदी में भाग्य बदलने का रखती है क्षमता। साथ ही देश भर में 100 शिक्षण संस्थानों को सौंपी 100 5G यूज केस लैब्स। प्रधानमंत्री ने पिछली सरकार पर साधा निशाना। कहा, 2014 से पहले मोबाइल फोन की ही तरह भारतीय अर्थव्यवस्था भी थी हैंग मोड पर। साल 2014 को बताया बदलाव का एक अहम पड़ाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के चित्रकूट का करेंगे दौरा। सद्गुरु सेवा संघ के कार्यक्रम में होंगे शामिल। तुलसी पीठ में जगत गुरु राम भद्राचार्य द्वारा लिखी पुस्तकों का करेंगे विमोचन। चुनावी राज्यों में प्रचार का काम तेज। मिजोरम में भाजपा आज संकल्प पत्र करेगी जारी। गृह मंत्री भी तेलंगाना के सूर्यापेट में करेंगे जनगर्जना सभा। अन्य पार्टियों के दल भी मतदाताओं को लुभाने में जुटे। इजराइल हमास संघर्ष के बीच सीरिया में अमेरिका की एयर स्ट्राइक। ईरान समर्थित आतंकी अड्डों को बनाया निशाना। वहीं आईडीएफ ने हमास के 3 कमांडर किए ढेर। गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए यूरोपीय संघ ने पीड़ितों तक आवश्यक सामग्री पहुंचाने के लिए संघर्ष विराम की लगाई गुहार। और एशियन पैरा गेम्स में भारत 100 पदक के आंकड़े के करीब। आज तीरंदाजी में शीतल देवी ने जीता स्वर्ण पदक। वहीं रमन शर्मा ने 1500 मीटर T38 में पदक किया अपने नाम। बैडमिंटन में प्रमोद भगत और सुहास यतिराज ने जीता स्वर्ण। तो सबसे पहले बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया। नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 3 दिवसीय कांग्रेस में 5G, 6G और AI जैसी प्रौद्योगिकियों पर और सेमीकंडक्टर उद्योग, हरित प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा आदि से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री ने देश भर में शैक्षणिक संस्थानों को 100 5G यूज केस लैब्स प्रदान किए। इन प्रयोगशालाओं को 100 5G लैब्स पहल के तहत विकसित किया जा रहा है। 5G तकनीक से जुड़े अवसरों और वैश्विक मांगों को भी पूरा करने में ये मददगार होगी। ये अनूठी पहल शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, बिजली, परिवहन जैसी विभिन्न सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देगी और देश को 5G तकनीक के उपयोग में आगे ले जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में तेजी से 5G का विस्तार किया जा रहा है और देश 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि 4G के समय सरकार पर कोई दाग नहीं लगा, जबकि 2G के समय देश में क्या कुछ हुआ ये सभी को पता है। हम न सिर्फ भारत में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ 2G के समय क्या हुआ था नई पीढ़ी को पता नहीं होगा, लेकिन मैं इसका वर्णन नहीं करूंगा, वरना शायद मीडिया वाले उसी बात को पकड़ेंगे और किसी चीज को बताएंगे नहीं।
लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हमारे कालखंड में 4G का विस्तार हुआ, लेकिन एक दाग भी नहीं लगा है। मुझे विश्वास है कब 6G में भारत दुनिया को लीड करेगा। और पीएम ने बताया कि 2014 में कुछ 100 स्टार्टअप्स थे, अब ये संख्या 1 लाख के आसपास पहुंच गई है। 2014 में हमारे पास, मैं 2014 क्यों कह रहा हूं पता है ना? वो तारीख नहीं है, एक बदलाव है। 2014 के पहले भारत के पास कुछ 100 स्टार्टअप थे, कुछ 100, लेकिन अब ये संख्या 1 लाख के आसपास पहुंच गई है। इस पड़ाव पर हमें ये भी याद रखना होगा कि हम कितना दूर आए हैं और इतना दूर किन परिस्थितियों के बाद आए हैं। पीएम ने पिछली यूपीए सरकार के कार्यकाल को लेकर चुटकी भी ली। उन्होंने बार बार हैंग होने वाले मोबाइल स्क्रीन से पिछले सरकार की तुलना की। उन्होंने कहा कि उस समय ऐसे हालात थे कि रीस्टार्ट का कोई भी फायदा नहीं था। आप 10-12 साल पहले के मोबाइल फोन्स को याद करिए। तब आउटडेटेड फोन की स्क्रीन घड़ी घड़ी हैंग हो जाती थी। ऐसा ही होता था ना? जरा बताइए ना। चाहे आप स्क्रीन को कितना भी स्वाइप कर लें, चाहे जितने भी बटन दबा लें, असर कुछ होता ही नहीं था। बराबर है ना? और ऐसी ही स्थिति उस समय सरकार की भी थी। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था का, या कहें या तब की सरकार ही हैंग हो गए वाले मोड में थी। और हालत तो इतना बिगड़ चुका था, रीस्टार्ट करने से कोई फायदा नहीं था। बैटरी चार्ज करने से भी फायदा नहीं था, बैटरी बदलने से भी फायदा नहीं था। 2014 में लोगों ने ऐसे आउटडेटेड फोन को छोड़ दिया और अब हमें सेवा करने का अवसर दिया। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, जिसमें उन्होंने मोबाइल नेटवर्क से जुड़ी विभिन्न कंपनियों के उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी हासिल की। इससे AI और 5G जैसी उन्नत तकनीक को विशेष स्थान दिया गया है। गौरतलब है कि ये पहल देश में 6G के तैयार शैक्षणिक और स्टार्टअप इकोसिस्टम के निर्माण के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। ये पहला स्वदेशी दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास की दिशा में एक कदम है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा मौजूद है हमारे साथ। शैलेंद्र मिश्रा, ये जो 5G 100 यूज की जो तकनीक दी है प्रधानमंत्री ने, किस तरह से देखते हैं इसको, कितना महत्वपूर्ण है? 4G से शुरुआत हुई है 2014 में अगर कहा जाए, और उसके बाद 6G तक की ये जो छलांग लगाई जा रही है, किस तरह से देखते हैं इस सफर को, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण?
ये देखिए, बीते करीब एक दशक में तकनीक के क्षेत्र में जो बदलाव आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हम जानते हैं कि जो विकास हुआ है भारत में मोबाइल तकनीक में, टेलीकॉम सेक्टर में, वो दुनिया देख रही है कि 4G तकनीक से हम 5G तकनीक के रोल आउट पर गए और रोल आउट के एक साल के भीतर आज हम देख रहे हैं देश के प्रमुख शहरों में 5G तकनीक पहुंच चुकी है, गांवों तक पहुंच रही है। तो ऐसे में ये दिखाता है कि हम सिर्फ न केवल स्वदेशी तकनीक को विकसित कर रहे हैं, बल्कि उसको जनता तक उसका फायदा पहुंचे ये सुनिश्चित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात का कहा भी कि ये डेमोक्रेटाइजेशन जरूरी है और अधिकतम लाभ समाज के सभी लोगों को हो तकनीक का। जब कोई इंटरनेट की स्पीड बढ़ती है, जब डाटा की स्पीड बढ़ती है, तो कैसे किसान को फायदा होता है, छात्र को फायदा होता है, टेलीमेडिसिन के जरिए मरीजों को फायदा होता है। तो निश्चित तौर पर यह दिखाता है कि कैसे हम तकनीक के लाभों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। दुनिया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में तो देख ही रही है भारत में जो क्रांति हुई है, तो हम देख रहे हैं कि 5G रोल आउट के बाद उसे घर घर पहुंचाने का काम बहुत तेजी स्तर पर हुआ है। और यह कहें कि दुनिया में कहीं उतनी तेज स्तर पर नहीं हुआ जितनी तेज स्तर पर भारत में हुआ। उसकी वजह यह है कि जो इकोसिस्टम बनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, केंद्र सरकार ने जो नीतियां लागू की, हम जानते हैं कि जरूरत इस बात की है कि सिर्फ एक भारत बाजार न बने, बल्कि यहां पर हार्डवेयर बने, पूरी की पूरी चेन भारत में बननी चाहिए और हम दुनिया को निर्यातक के तौर पर सामने आए, चाहे वो 5G तकनीक हो या हम 6G की बात कर रहे हैं। और आज जिस तरह से 100 लैब 5G लैब की शुरुआत की गई विश्वविद्यालयों में, संस्थानों में, ये दिखाता है कि उससे प्रोफेसर छात्र जुड़ेंगे। तो कैसे हम उस इकोसिस्टम को बना रहे हैं। और जब PLI स्कीम अलग अलग सेक्टर में लागू की गई थी और उसके जब नतीजे आए थे, तो किस तरह से हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में क्रांति भारत ने IT में देखी। अब टेलीकॉम में वही दोहराने की कोशिश हो रही है और निश्चित तौर पर उसमें भारत आगे दिखाई दे रहा है। जब हम 2014 से पहले 98% मोबाइल आयात करते थे, आज 98% मोबाइल भारत के अंदर बनते हैं। गूगल पिक्सल भारत में बनाएगा, ऐलान कर चुका है। एप्पल का स्टोर खुल चुका है। तमाम जो ग्लोबल कंपनियां हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वो नोएडा या फिर चेन्नई में आप देखें कि उनकी फैक्ट्रियां लग चुकी हैं। तो यह दिखाता है कि हम टेलीकॉम सेक्टर में तकनीक क्रांति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उससे कैसे फायदा हो आम लोगों को, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, 5G 6G हो या फिर साइबर सिक्योरिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को बहुत प्रमुखता से कहा कि G20 जब सम्मेलन हुआ था तब इस पर बात हुई थी कि कैसे साइबर सिक्योरिटी में जो हार्डवेयर हो वो इंडिजिनस हो, यानी पूरी तरह से स्वदेशी हो, ये बहुत जरूरी है। तो निश्चित तौर पर हमने देखा कि इस पर विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन मुद्दों पर अपनी बात रखी। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कि चुटेले अंदाज में जो पूर्व की UPA सरकार है कांग्रेस की अगुवाई में, उस पर निशाना भी साधा, आपने सुनाया भी। जी निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के चित्रकूट में सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय अरविंद भाई मफतलाल की शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में शामिल होंगे और ट्रस्ट में जनरल अस्पताल की नई बिल्डिंग का शुभारंभ भी करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जगत गुरु राम भद्राचार्य से तुलसी पीठ न्यास में उनसे मुलाकात करेंगे और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों का विमोचन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट में होने वाले 2 गैर राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर तकरीबन 1 बजे चित्रकूट पहुंचेंगे, जहां वो सबसे पहले रघुवीर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। संत रणछोड़ दास के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पण करेंगे और साथ ही परिसर में स्थित संस्कृत विद्यालय का अवलोकन और उसकी व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय अरविंद भाई मफतलाल की समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट की स्थापना वर्ष 1968 में संत रणछोड़ दास जी महाराज ने की थी। प्रधानमंत्री इस ट्रस्ट द्वारा निर्मित जनरल हॉस्पिटल की सुपर स्पेशलिटी नई विंग का उद्घाटन भी करेंगे और ट्रस्ट से जुड़े लोगों को संबोधित करेंगे, जिसमें साधु संत, ट्रस्ट के अतिथि और कर्मचारी मौजूद रहेंगे। सर्वप्रथम रघुवीर मंदिर ट्रस्ट जाएंगे, जहां युगल सरकार के दर्शन करेंगे, परम पूज्य गुरुदेव रणछोड़ दास जी महाराज के दर्शन करेंगे। उसके बाद राम संस्कृत महाविद्यालय के गुरुकुल जाएंगे और वहाँ की व्यवस्था देखेंगे और वहाँ के संस्कृत कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ मिलेंगे और राम संस्कृत महाविद्यालय की जेनेसिस को देखेंगे।
उसके पश्चात वो सदगुरु नेत्र चिकित्सालय आएंगे और सदगुरु नेत्र चिकित्सालय के अंदर जो हमारी मेडिसिटी है, कहने का तात्पर्य पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर हमारा हेल्थ सिटी में क्या प्लान है, किस तरह से होगा, उसका भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्रकूट में स्थित तुलसी पीठ में जगतगुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात करेंगे एवं उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों का विमोचन करेंगे। तुलसी पीठ न्यास में प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद साधु संत महात्माओं एवं अभ्यर्थियों के साथ साथ यहां काम करने वाले कर्मचारियों से भी मुखातिब होंगे। प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आ रहे हैं जिस परिप्रेक्ष्य में उनकी 3 पुस्तकों का लोकार्पण करने के लिए आ रहे हैं। तीनों उनकी ऐतिहासिक पुस्तकें हैं। तीनों में एक व्याकरण के स्तर पे, एक जीवनी के स्तर पे और एक दर्शन के स्तर पे नए आयाम को स्थापित कर रहे हैं। तो गुरुजी ने एक दिव्यांगों के लिए इंटर कॉलेज स्थापित किया है और एक विश्वविद्यालय स्थापित किया है। तो सबकी इच्छा है, जितने भी अधिकारी यहाँ पे, कि प्रधानमंत्री जी चित्रकूट आ रहे हैं तो गुरुजी के साहित्य को तो समझेंगे लोकार्पित पुस्तकों के माध्यम से। वो गुरुजी के कार्य को, जो उनके सामाजिक कार्य हैं, उनको उनके द्वारा जो विकसित किए गए बच्चे हैं या जो उनके द्वारा स्थापित विद्यालय हैं, संस्थाएं हैं, उसके अलग अलग बच्चों को बुला के और उनसे मिला के समझाया जा सकता है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने 10,000 पन्नों की एक पुस्तक लिखी है जो ब्रेल लिपि में है। इसी पुस्तक का विमोचन प्रधानमंत्री करेंगे। वहीं सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट, जो दशकों से बुंदेलखंड एवं आसपास के राज्यों के लिए नेत्र चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, उसके द्वारा अब सुपर स्पेशलिटी जनरल अस्पताल की शुरुआत से सभी को फायदा होगा। अब इस पूरे बुंदेलखंड में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी ये सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट की ओर से शुरू होने जा रहा है, जिसमें तकरीबन 80 बेड होगा। और यहाँ पर जिन बीमारियों के लिए लोग दूसरे राज्यों में बड़े शहर जाते थे, अब उनको ये इलाज भी इसी ट्रस्ट के द्वारा यहीं पर मुकम्मल होगा। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, चित्रकूट। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह चित्रकूट से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, चित्रकूट का धार्मिक महत्व है, श्री रामचंद्र के का जो पूरा एक तरह से कहा जाए कि उनकी जो मर्यादा है, उनका जो पूरा जीवन है, उसमें चित्रकूट का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है और आज का दिन भी चित्रकूट के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने जा रहा है। कैसे विस्तार देंगे उसको, क्या जानकारी देंगे आप चित्रकूट से? बिल्कुल निखिल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंच रहे चित्रकूट। रामभद्राचार्य जी, जिनके बारे में जो सनातन धर्म के और जो रामायण जो समुदाय है उसके जो है वो हम जगत गुरु है, और उनके पास प्रधानमंत्री पहले रघुवीर मंदिर आ रहे हैं, वहां पर स्वामी रणछोड़ दास जी जो है उनके जो वहां पर समाधि स्थल है वहां पर जाएंगे, और राम भद्र आचार्य जी जो है उनके जो तुलसी पीठ है वहां भी प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। वहां पर 10 मिनट की मुलाकात होगी उनसे। रामभद्र आचार्य जी, जिन्हें तकरीबन 22 भाषाओं की जानकारी है, 80 से बड़ी ज्यादा जो है रचनाएं हैं उनकी, जो विश्व प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उनके 3 पुस्तकों का प्रधानमंत्री जो है विमोचन भी करेंगे। व्याकरण, जीवन और दर्शन, तीनों जो सब्जेक्ट है इससे जुड़े हुए पुस्तकें हैं जिसका प्रधानमंत्री विमोचन करेंगे। 10 मिनट की मुलाकात भी होगी प्रधानमंत्री जी और रामभद्र आचार्य जी के बीच में जो है 10 मिनट की मुलाकात होगी। व्यवस्था को समझेंगे, किस तरीके की व्यवस्था है। जो ग्रेजुएशन विश्व की पहली आप कह सकते हैं दिव्यांग यूनिवर्सिटी है रामभद्र आचार्य जी द्वारा जो स्थापित की हुई है, इसकी व्यवस्थाओं को देखेंगे। वहां पर प्रधानमंत्री जो है उनके जो कर्मचारी है, साधु संत महात्मा, इन लोगों से मुखातिब होंगे। काफी अपने हाथ में एक बड़ा आई हॉस्पिटल भी मूर्त रूप ले रहा है। अभिषेक, जब धार्मिक क्षेत्र के लोग सामाजिक कार्य करते हैं, पूरे मनोयोग के साथ करते हैं, तो किस तरह से वो एक बड़ा परिणाम लाते हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण आज देखने को मिलेगा। बिल्कुल निखिल, देखिए श्री सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट स्वामी रणछोड़ दास जी ने इसे शुरू किया था 1968 में, और ये वही ट्रस्ट है जो पूरे बुंदेलखंड के लिए एक कह सकते हैं वरदान। यहाँ पर नेत्र चिकित्सा के लिए पूरे बुंदेलखंड से लोग आते हैं, निःशुल्क है। जो गरीब है, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, उनको बिल्कुल निःशुल्क है। और जो अपने ओर से अगर ट्रस्ट की ओर से अगर वो उससे बेहतर चाहते हैं, लेंस किस तरीके का वो अपना उपचार चाहते हैं, अगर वो प्राइवेट फैसिलिटी लेना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर चिकित्सा की व्यवस्था है। तो नेत्र चिकित्सा में बुंदेलखंड में ये जगह जो है अपने आप में किसी वरदान से कम नहीं है। पूरे आप उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का ये बॉर्डर है चित्रकूट, और आप समझ सकते हैं पूरा उत्तर प्रदेश से
मध्य प्रदेश से, इसके अलावा बिहार से, झारखंड से, बंगाल से, बहुत सारे जगह से आते हैं। 1 से 1.5 लाख के आसपास जो है यहाँ पर मुफ्त जो है नेत्र का ऑपरेशन किया जाता है, चिकित्सा किया जाता है प्रति वर्ष। लेकिन एक बहुत बड़ी जरूरत थी जो कि यहाँ पे ट्रस्ट को देखा गया, और मफतलाल जो इसके अध्यक्ष है उनकी जो है आज पुण्यतिथि भी है। तो ऐसे में आज के दिन प्रधानमंत्री जो है एक 80 बेड का सुपर स्पेशलिटी जनरल वार्ड की भी यहाँ पर नींव रख रहे हैं, उसकी शुरुआत कर रहे हैं, नहीं कहेंगे तो उसका उद्घाटन कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा जो पूरा बुंदेलखंड का इलाका है, सबसे बड़ा अस्पताल कह सकते हैं इसे, और आसपास के भी जो लोग हैं, आदिवासी समाज, गरीब, बिल्कुल उनके लिए बहुत तो बिल्कुल जो धार्मिक कार्यों के जरिए जो समाज सेवा का एक विस्तार दिया गया है, जिस तरह से आपने बताया कि नेत्र चिकित्सा के लिए पूरे बुंदेलखंड के इलाके के लिए एक वरदान साबित होगा ये नेत्र चिकित्सालय, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा, निश्चित तौर पर एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा उस इलाके में। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मिड डे प्राइम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात ताजा खबर की। और पश्चिम बंगाल में एनफोर्समेंट ईडी ने यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापेमारी की है और इस पूरे मामले में ईडी ने व्यवसायी वकीबुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद ममता सरकार में मंत्री ज्योति प्रिय मलिक के घर छापा मारा। आपको बता दें कि रहमान को पिछले हफ्ते कैलाखी स्थित उनके फ्लैट पर 53 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी ईडी ने और उसके बाद छापेमारी की गई थी, गिरफ्तार किया गया था। रहमान के फ्लैट से सरकारी दफ्तरों के मोहरें लगी 100 से ज्यादा दस्तावेज मिले थे। रहमान अपने चावल मिल व्यवसाय के अलावा कई होटल्स, रिजॉर्ट्स और बार के भी मालिक हैं। ईडी सूत्रों ने बताया है कि रहमान की कंपनियों में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया गया था। आरोप है कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कई अनियमितताएं हुई और राशन वितरण के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुए। उस वक्त मालिक खाद्य और मलिक, जिसके रहमान मलिक की जिनकी बात हो रही है, वो खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री थे। वहीं मामले में लंबे समय से भाजपा और कांग्रेस रहमान मलिक पर वरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस नेताओं और मंत्रियों की मदद से काम करने का आरोप लगाती रही है। और अब नजर डालते हैं कुछ अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तमिलनाडु के चेंगलपेट जिले के उथांडी स्थित भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस मौके पर राष्ट्रपति ने उत्तीर्ण छात्रों को स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किए। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत समुद्रयान मिशन की तैयारी कर रहा है। इससे गहरे समुद्र के संसाधनों और जैव विविधता के अध्ययन में मदद मिलेगी। India and Indians are not just managing shipping companies, global ports and hubs, and operating ships, but also are steering and driving the global economy. Following the successful Indian and successful landing Chandrayaan-3 on the moon's south pole, we are now preparing for the Samudrayaan mission, a groundbreaking journey to explore 6,000 meters deep ocean waters and to study the deep sea resources and biodiversity assessment.
और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज बाबा केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा के दर्शन किए। उपराष्ट्रपति ने बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक और जलाभिषेक करके देश की खुशहाली और जन कल्याण की कामना की। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह भी उनके साथ रहे। राज्यपाल ने उन्हें केदारपुरी में चल रही पुनर्निर्माण और विकास कार्यों की जानकारी दी। इससे पहले उपराष्ट्रपति भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर में केदारनाथपुरी के हेलीपैड पर उतरे, जहां उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर उपराष्ट्रपति गुरुवार को यहां पहुंचे थे। उन्होंने गुरुवार को गंगोत्री धाम के दर्शन किए थे। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भगवान बद्री विशाल के भी दर्शन किए और पूजा अर्चना की। उपराष्ट्रपति वायुसेना के विशेष विमान से सुबह बद्रीनाथ पहुंचे। इसके बाद बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और बद्री विशाल के दर्शन किए। और अब खबरें चुनावी राज्यों से। तो 5 राज्यों में चुनाव तेज हो चुका है। सबसे पहले बात करेंगे मिजोरम की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष आज शाम आइजॉल में संकल्प पत्र जारी करेंगे। इसके अलावा आज वे मिजोरम में ब्रू कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात भी करेंगे। इसके साथ ही सेंट्रल यंग मिजो एसोसिएशन के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। मिजोरम की 40 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होना है। और जो चुनाव प्रचार तेज हो रहा है, अनर्गल टिप्पणियों का दौर भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 21 रुपए वाली टिप्पणी करने पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की घिरती हुई नजर आ रही हैं। चुनाव आयोग ने प्रियंका गांधी को नोटिस भेजकर इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। आयोग ने प्रियंका गांधी से 30 अक्टूबर की शाम तक नोटिस का जवाब देने को कहा है। दरअसल प्रियंका गांधी ने राजस्थान में दौसा में कहा था कि पीएम मोदी का मंदिर को दिए गए दान का लिफाफा खोला गया तो उसमें सिर्फ 21 रुपए मिले। इसको लेकर भाजपा ने प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की थी। इसमें प्रियंका गांधी के भाषण का वीडियो भी शामिल किया गया है। और चुनाव आयोग ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पिछले सप्ताह राज्य के इकलौते मुस्लिम मंत्री मोहम्मद अकबर को निशाना बनाकर की गई टिप्पणियों के लिए असम के मुख्यमंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। और वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग में की गई इस शिकायत पर सोशल मीडिया साइट एक्स पर जवाब दिया। शर्मा ने अपने पोस्ट में कहा कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग से ये जानकारी छिपाई है कि मोहम्मद अकबर कवर्धा निर्वाचन क्षेत्र से उनके उम्मीदवार हैं, इसलिए किसी उम्मीदवार की वैध आलोचना करना सांप्रदायिक राजनीति नहीं है। और तेलंगाना की बात करें तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना के सूर्यापेट में जन गर्जना सभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले अमित शाह हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में पासिंग आउट परेड में शामिल हुए और परेड की सलामी ली। 74वें बैच की दीक्षांत परेड में 155 प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी और 20 विदेशी प्रशिक्षु अधिकारी पास आउट हुए। इस बार 34 महिला प्रशिक्षु अधिकारी भी पास आउट हुए, जिनमें 32 आईपीएस अधिकारी और 2 विदेशी अधिकारी शामिल हैं। विदेशी प्रशिक्षु अधिकारियों में 6 अधिकारी भूटान से, 5 मालदीव से, 5 नेपाल से और 4 मॉरिशस पुलिस से हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नई आपराधिक न्याय प्रणाली बहुत जल्द लागू होगी। गृह मंत्री ने हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में पासिंग आउट परेड की समीक्षा के बाद आईपीएस प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये नई प्रणाली लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगी। भारत के केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट, ये तीनों कानूनों में आमूल चूर परिवर्तन कर सरकार ने
3 नए कानून देश की संसद के सामने रखे हैं। अभी गृह विभाग की संसदीय समिति इसका अध्ययन कर रही है। कुछ ही समय में ये कानून पारित हो जाएंगे और ये कानून के आधार पर हमारी नई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की शुरुआत होगी। मित्रों, जब आप जिम्मेदारी संभालने जा रहे हो, ये युग परिवर्तन का दौर, अंग्रेजों के समय में बने हुए कानून के युग को समाप्त कर भारत नए विश्वास, नई आशा, नए उमंग के साथ नए युग में पैर रख रहा है। पुराने कानूनों का उद्देश्य शासन को सुरक्षित रखना था, नए कानूनों का उद्देश्य जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखना और जनता के अधिकारों को जनता तक पहुंचने में रोकने वाली सभी ताकतों को परास्त करना है। और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। माछिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर सेना के जवानों ने घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम कर दिया। इस दौरान सेना ने कुल 5 आतंकियों को मार गिराया। घटना में लश्कर के 3 और आतंकी मारे गए, 2 आतंकवादी पहले मारे गए थे। इस तरह कुल 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। इनकी पहचान सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही मौके पर तलाशी अभियान जारी है। और दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आज की हवा बेहद खराब रही। आज इसके और खराब होने की संभावना है। आज सुबह दिल्ली में कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI का स्तर 300 के पार दर्ज किया गया। गुरुवार को ये 256 था। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों जैसे आनंद विहार में ये 300 के पास पहुंच गया। पंजाब में पराली जलाने के मामले में बढ़ोतरी जारी है। पंजाब में कल पराली जलाने के 589 मामले सामने आए। पंजाब में इस सीजन में एक दिन में सबसे अधिक पराली जलाने के ये मामले दर्ज किए गए हैं। पंजाब में पराली जलाने के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3293 हो गई है। और दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता सूचकांक पर हमारे सहयोगी ने भारतीय मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक VK सोनी से खास बातचीत की है। दिल्ली में प्रदूषण की मार एक बार फिर देखने को मिल रही है। इस वक्त वेरी पुअर कैटेगरी में है AQI लेवल दिल्ली में, और इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है VK सोनी, सीनियर साइंटिस्ट है IMD से। सर, सबसे पहले तो दिल्ली वासी ये जानना चाहेंगे कि ये जो दिक्कतें आ रही है, क्या ये पराली की वजह से या और भी कोई रीज़न है? पराली हम देख पा रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो काउंट है वो सबसे ज़्यादा पंजाब के तरफ ज़्यादा अभी भी केसेस ज़्यादा है। इस बार पराली का कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम लग रहा है। फायर काउंट्स जो है रिलेटिवली पिछले सालों की तुलना में कम है, और अभी जो है एयर क्वालिटी पुअर कैटेगरी में है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 200 से 300 के बीच में है। और आने वाले 2-3 दिनों में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें इजाफा होगा और ये वेरी पुअर कैटेगरी में जा सकती है, लेकिन लोअर एंड ऑफ वेरी पुअर कैटेगरी में ही रहने की संभावना है इसकी। सर, अभी इस वक्त ग्रैप 2 लगा हुआ है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें दिल्ली में और आसपास NCR में रोकी गई है, लेकिन आपको लग रहा है कि पिछले अगले कुछ हफ्तों में, 1-2 हफ्ते में इसमें कोई सुधार आ सकता है? ये जो वेदर कंडीशन है, अभी जैसी वेदर कंडीशंस लग रही हैं तो उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सुधार आने की संभावना कम है जब तक बारिश ना हो, और बारिश की अभी 1 हफ्ते तक कोई ऐसी संभावना नज़र नहीं आ रही है। सर, ज़्यादातर देखा गया कि हवा का रुख जो है, हवा से ज़्यादा दिल्ली में क्लीन हो जाता है, लेकिन जो साउथ वेस्ट मानसून जाने के बाद हम देख पा रहे हैं कि ये थोड़ा हवा थम गया है, तो इसका भी कोई ज़्यादा रीज़न है? नहीं, जैसे ही मानसून विड्रॉ होता है विंड्स स्लो हो जाती हैं। ये एक नेचुरल पैटर्न है, और इसी कारण से ये प्रदूषण एकदम से बढ़ना शुरू हो जाता है जैसे ही मानसून निकलता है। ये हमारी फोरकास्ट तो यही है कि आज पुअर कैटेगरी में रहेगा और आगे 2-3 दिन तक ये वेरी पुअर कैटेगरी में बना रहेगा। तो आपने सुना VK सोनी जो सीनियर साइंटिस्ट IMD के कह रहे थे, बड़ा क्लियर है कि अगले कुछ दिन जो है पुअर से वेरी पुअर कैटेगरी में जाने की उम्मीद है। खुशी बात, अच्छी बात जो ये है कि जो पराली की जो केसेस थे उसमें ज़रूर कमी आई है, लेकिन अभी भी वो ज़्यादा है, ख़ास तौर से पंजाब जो के आसपास के जो इलाके हैं उसमें हम ज़्यादा देख पा रहे हैं। कैमरा पर्सन सेंथिल के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।
और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए तापस भट्टाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। तापस, अभी हमने देखा कि आपने सीनियर साइंटिस्ट से बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले कुछ दिनों में स्थिति और खराब होने वाली है। ग्रैप 2 लागू है, तमाम कोशिशें की जा रही हैं, उसके बावजूद ये दिल्ली वालों का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि वो इस हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। किस तरह से इससे निजात पाई जा सकती है? क्या कोई बड़ा प्लान दिल्ली सरकार की ओर से किया जा रहा है? कैसे इसको रोका जाए, या ये इसी तरह से भगवान भरोसे, बारिश के भरोसे रहेंगे? देखिए, ये तो सच में जानना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार, खासतौर से जो राज्य सरकार है, वो क्या प्लान करी। अभी जो हमें सुनने को मिला था कि एक जो आपके रेड लाइट्स पे वहाँ पे स्विच ऑफ करने की बात चल रही थी कि जिस तरीके से गाड़ियां हैं उनको बोला जाएगा कि जब रेड लाइट हो तो आप उसको स्विच ऑफ कर दीजिए अपनी गाड़ियों को। तो ये एक पहल इससे पहले भी चलाई थी, लेकिन उसके ज्यादा कुछ फायदा नहीं देखने को मिला था। इसमें बड़ा आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। सिर्फ दिल्ली नहीं, उसके आसपास के जो इलाके हैं, एनसीआर की जब बात करें, देखिए इस वक्त मैं बता रहा हूँ 262 है AQ, जो कि एक खुद पुअर कैटेगरी में है। जैसे साइंटिस्ट ने, वीके सोनी जी ने जो बताया कि अगले 2-3 दिन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये करीब वेरी पुअर यानी 300 से 400 के बीच में आने की उम्मीद है इसकी। तो इसमें क्या ग्रैप 2 लग चुका है। ग्रैप 2 यानी आपके बहुत जेनसेट चलाने में नहीं होगी। जो बहुत सारे स्टेट्स एनसीआर में जो बिजनेस है, जो इंडस्ट्रीज हैं, उन पे रोक लगेगी। और दूसरी चीज जो है कि वाटर कैनन की यूजेज बढ़ेगी, जिससे कि पानी का छिड़काव ज्यादा किया जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट चीज है दिल्ली में हवा। अगर दिल्ली इस तरीके से नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, जितना भी नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ देश का है, वो इस तरीके से घिरा हुआ है, अगर दिल्ली में हवा चलेगी उसी से ही वो क्लीन हो पाएगा या फिर बारिश हो। बिल्कुल, तो लेकिन पराली पर रोक लगाना एक बड़ी चुनौती बनी रही है, और खासतौर पर पंजाब में वो रुक नहीं रहा है। अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में जाने के लिए वो जनता के बीच में आते हैं तो कहते हैं कि जी ये तो पंजाब से पराली जलती है, इसलिए दिल्ली में ये प्रदूषण होता है, हमारी सरकार आएगी तो उसको ठीक कर दिया जाएगा। किसानों को कुछ पैसे दिए जाएंगे। सरकार है तो जी, अब तो वो भी नहीं कह सकते कि पंजाब में हमारी सरकार नहीं है, इधर हमारी सरकार। तो लेकिन जो हम नोट कर रहे हैं कि अभी भी अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात करें, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी, आप इन सबको मिला लीजिए, उससे 4 गुना 5 गुना ज्यादा अभी भी जो पराली जलाने की जो वारदातें हैं अभी भी पंजाब में ज्यादा है। करीब अभी जो हमने कल देखा, करीब 580 से ज्यादा के अभी भी केसेस आए हैं। तो ये तो एक है, लेकिन जो एक और चीज अहम आ रही है कि एक ठोस कदम नहीं ले पा रहे हैं कि किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट, दोनों स्टेट गवर्नमेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि दिल्ली से जो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट, बाकी स्टेट गवर्नमेंट मिलके एक ठोस कदम ले, जिससे कि जो आसपास के इलाके, दिल्ली और एनसीआर के जो आसपास के इलाके में, वहां पे सिर्फ पराली नहीं, वेहिकुलर पोल्यूशन और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन में भी कमी है। ये एक बहुत बड़ी एक जद्दोजहद है। हर साल हम इस समय देखते हैं कि पोल्यूशन बढ़ जाता है, स्पाइक होता है। अभी जैसे पुअर कैटेगरी में, इसके बाद वेरी पुअर कैटेगरी में चला जाएगा, कभी कभार एक्सट्रीमली पुअर कैटेगरी में चला जाता है। तो अगर इनसे निजात पाना है तो एक सिस्टमैटिक प्लान लेके आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सिस्टमैटिक प्लान लेकर आना जरूरी है, और उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर के प्राण पड़ से एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ काम करने की जरूरत होगी। बहुत शुक्रिया तापस भट्टाचार्य इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और जिस तरह से ये मुद्दा पिछले दिनों गरमाया रहा और पंजाब के किसानों को आर्थिक मदद देने की बात कही थी ताकि वो पराली न जलाएं, लेकिन ऐसा कुछ विशेष तौर पर होता हुआ दिखा नहीं। और एक बार फिर हम ये देख सकते हैं कि जो पंजाब में पराली जलाने की स्थिति है, जो वारदात है जिसका नाम अभी तापस भट्टाचार्य ने दिया, वो लगातार जारी है और उसका असर दिल्ली एनसीआर को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल बढ़ते अगली खबर की तरफ। भारत सरकार ने नेपाल की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को क्रिकेट किट उपहार में दी, जिससे उनके प्रदर्शन को बढ़ावा मिल सके और उनके प्रशिक्षण में सुधार हो सके। नेपाल में भारतीय राजदूत ने काठमांडू में भारतीय दूतावास के अंदर आयोजित एक समारोह के दौरान 20 क्रिकेट बैट्स और जूते सौंपे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने कहा कि ये बल्ले भारतीय दूतावास और नेपाल क्रिकेट टीम के बीच एक यात्रा की शुरुआत है। Your performance since 2018, once you qualified for the ODI status, has been progressively improving, and certainly in Asia Cup, I guess everybody took notice. Especially, I mean, even though you lost with India, and I being the Indian ambassador, we would certainly not speak otherwise, but your performance against India vis-a-vis compared to other teams in Asia Cups is what is remarkable.
और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए काठमांडू से हमारी संवाददाता श्वेता सिंह जुड़ी हुई हैं। श्वेता, कितना महत्वपूर्ण ये, क्योंकि सिर्फ एक किट का आदान प्रदान या एक उपहार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि क्रिकेट दोनों देशों की जो पहले से प्रगाढ़ संबंध हैं उसको और मजबूत कर रहा है। किस तरह से देखेंगे आप क्रिकेट, और जब आजकल भारत में विश्व कप चल रहा है उस विशेष संदर्भ में नेपाल क्रिकेट टीम को इस तरह से उपहार सौंपना, उनकी हौसला अफजाई करना? जी निखिल, कल का जो इवेंट था यहाँ पे नेपाल में, ये दोनों देशों के जो संबंध है उसको और प्रगाढ़ करता है। ऐसा है कि भारत ने नेपाल को कई और सारे फ्रंट में सपोर्ट किया है, मगर ये क्रिकेट का जो पायदान है ये बड़ा अनूठा और अच्छा है कि हम लोग खेल के थ्रू एक दूसरे के मित्रता को मजबूत कर रहे हैं। कल जैसे क्रिकेट किट में बैट, शूज और ये जो गिफ्ट किया गया है, ये बेसिकली हम लोगों का जो सौहार्द है, जो प्रेम है नेपाल के प्रति, उसको दर्शाता है। और क्रिकेट में अगर आप देखें तो नेपाल ने इस वर्ष इतना बढ़िया प्रदर्शन किया है। और मैं खुद कैप्टन की बात करूं, रोहित पौडेल इज 20-year-old बॉय एंड वेरी गुड परफॉर्मर, और उनकी टीम ने भी बहुत अच्छा खेला है। चाहे आप T20 देखें यहाँ पर जो काठमांडू में 3 महीने पहले हो रहा था, तो दैट वाज रियली गुड। और इनका भी एशिया कप में भारत के अगेंस्ट उन्होंने खेला, भारत विजयी हुआ, ये भारतीयों के लिए गौरव की बात है। बट नेपाल का भी प्रदर्शन अच्छा था। जी, नेपाल का प्रदर्शन अच्छा था। जी, एक बात ये भी समझना चाहेंगे, नेपाल भारत का सबसे करीबी पड़ोसी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, ओपन बॉर्डर है नेपाल के साथ में। किस तरह से क्रिकेटिंग, अगर वर्ड की बात कही जाए, अगर क्रिकेट सीखने की, क्रिकेट से प्रेरणा पाने की बात कही जाए, तो वो नेपाल में उसका असर देख पा रही हैं आप? जी, अभी अगर मैं बताऊं, नेपाल क्रिकेट टीम के जो आपके कोच हैं वो मनीष देसाई हैं। तो कहिए कि इंस्पायर्ड भारतीय मूल के जो भी लोग होते हैं अपने देश के प्रति प्रेम रखते हैं, और कहिए कि इंस्पिरेशन तो अपने देश से लोग ले ही जाते हैं, क्योंकि आंध्रा टीम को उन्होंने कोच किया था। तो ऑल दैट इज सीन हियर इन द यंग टीम, जो कोचिंग दी गई है नेपाल टीम को, वो इनके एंथुजियाज्म में, इनके प्रदर्शन में दिखता है कि बहुत बढ़िया ये लोग खेल रहे हैं। और अगर आप क्रिकेटिंग का देखें तो मुझे लग रहा है क्रिकेट इज अ वेरी नाइस मोड, जब आप दो देश मिल करके, इन्होंने नेपाल टीम ने रणजी ट्रॉफी साथ में खेलने के लिए रिक्वेस्ट भी किया है। तो इट डिपेंड्स ऑन आवर क्रिकेट एसोसिएशन हाउ दे आर सीइंग इट। Maybe if the request is accepted, I think this will be a good opportunity for Nepal cricket to play internationally. जी. Great offer also, मैंने great request, and I think so दोनों देशों के बीच में क्रिकेट के माध्यम से अगर हमारे संबंधों को मजबूती मिलती है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। निश्चित तौर पर BCCI को रिक्वेस्ट किया है तमाम तरीके से जुड़ने के लिए, और खासतौर पर प्रैक्टिस सेशंस, और जैसा कि आपने बताया रणजी ट्रॉफी में जुड़ने के लिए नेपाल टीम के साथ। बहुत शुक्रिया श्वेता इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अब बात मेरी माटी मेरा देश की। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर अमृत कलश यात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश भर से अमृत कलश दिल्ली लाए जा रहे हैं, जिनकी मिट्टी को शहीदों के सम्मान में बनने वाली अमृत वाटिका में मिलाया जाएगा। और वहीं मेरी माटी मेरा देश के तहत नागालैंड के कोहिमा में अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया गया। राज्य के अलग अलग गांवों से अमृत कलश में एकत्रित की गई मिट्टी को कोहिमा से नई दिल्ली भेजा जा रहा है। 34 चयनित स्वयंसेवक 30 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम के लिए अमृत कलश लेकर दिल्ली पहुंचेंगे। और मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश भर के विभिन्न जिलों में अमृत कलश यात्रा का आयोजन हो रहा है। इसके तहत देश भर से मिट्टी इकट्ठा करके शहीदों की स्मृति में दिल्ली में अमृत उद्यान में लाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के मथुरा और उत्तराखंड के चंपावत में भी कलश यात्राएं निकाली गई। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत नैनीताल जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पवित्र मिट्टी को कलश में इकट्ठा किया गया।
कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि पूरे कुमाऊं मंडल से एकत्र किए गए कलश देहरादून के लिए रवाना किए गए हैं। बहुत अच्छा अभियान रहा। ग्राम पंचायतों से शुरू होते 15 अगस्त को भी इसमें कार्यक्रम हुए थे, 2 अक्टूबर को भी हुए थे, और अभी ब्लॉक हेडक्वार्टर से हमारे कुमाऊं में जो हमारी 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब से देहरादून की ओर मूव कर गए हैं। कुछ एक शायद रास्ते में होंगे, लेकिन बाकी सभी इसमें पहुंच गए हैं और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम रहा। वहीं चंपावत जिले के गौरलचौड़ मैदान स्थित सैनिक कल्याण कार्यालय पर जिला अधिकारी नवनीत पांडे सहित सेनानी परिवारों से जुड़े लोगों ने कलश वाहन को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में उपस्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों और पूर्व सैनिकों ने इसे गौरवान्वित पल बताया। आज जनपद की समस्त 313 ग्राम सभाओं से आज चावल जो है वहाँ इकट्ठा किया था और आज ये सब संकलित करके हम लोग देहरादून के लिए रवाना कर रहे हैं, जहाँ से फिर ये दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। मथुरा के सेठ BN पोद्वार इंटर कॉलेज के मैदान में मेरी माटी मेरा देश के तहत अमृत कलश प्रदर्शनी लगाई गई कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में शहीदों की वीरांगनाओं को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो देशभक्ति की भावना है इसको और बढ़ावा दिया जाए। हमें हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय धरोहर पर बहुत गर्व है, यही भावना से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सभी ग्राम पंचायतों और 7 नगरीय निकायों के वार्डों से अमृत कलश में चावल और मिट्टी को एकत्रित किया गया। तो मिट्टी और चावल हर ग्राम से आए, कलश बने, वो व्यवस्था लोगों ने की थी। लोगों के साथ बैठना, चर्चा करना, शहीद परिवारों में जाना, उनसे मिलना, उनके दुख और सुख के बारे में पूछना, ये मुख्य ध्येय रहा। मथुरा के सभी क्षेत्रों में कलश यात्रा का नेतृत्व जिला पंचायत, शिक्षा विभाग, आंगनवाड़ी आदि के सहयोग से किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और मिड डे प्राइम में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। अमेरिकी, यूरोपीय और एशियन मार्केट में जारी उथल पुथल के बीच आज कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन भारतीय शेयर बाजार में कई दिनों से जारी गिरावट का दौर थम गया। कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 300 अंकों से अधिक और निफ्टी 90 अंकों से अधिक की बढ़त के साथ खुले। इस वक्त की बात करें तो फिलहाल सेंसेक्स 600 अंकों से अधिक की बढ़त और निफ्टी 190 अंक की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। कल सेंसेक्स 900 अंकों की भारी गिरावट और निफ्टी 250 अंक से अधिक की गिरावट के साथ बंद हुए थे। केंद्र सरकार की ओर से देशवासियों के हित में उठाए गए अन्य कदमों और कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत देश में पिछले 10 वर्षों में हर तरह के वर्गों के आय में इजाफा हुआ है। इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरने वालों की संख्या में होने वाली भारी बढ़ोतरी इस बात को बखूबी दर्शा रही है। इनकम टैक्स विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक मूल्यांकन वर्ष 2013-14 के में व्यक्तिगत तौर पर ITR भरने वालों की संख्या 3 करोड़ 36 लाख थी, जो कि मूल्यांकन वर्ष 2021-22 में 6 करोड़ 37 लाख हो गई और जारी मूल्यांकन वर्ष 2023-24 में अप्रैल से लेकर अब तक 7 करोड़ 41 लाख ITR भरे जा चुके हैं। इसमें पहली बार ITR भरने वालों की संख्या 53 लाख है, यानी कि पिछले 10 वर्षों में ITR भरने वालों की संख्या में 100% या तो कहा जाए 2 गुने से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। विभाग के आंकड़ों के मुताबिक मूल्यांकन वर्ष 2013-14 से लेकर मूल्यांकन वर्ष 2021-22 के दौरान व्यक्तिगत करदाताओं की कुल औसत आयों में 56% की बढ़ोतरी हुई है
औसतन 5 से 10 लाख की कुल सालाना आय वालों की तरफ से भरे गए ITR की संख्या में मूल्यांकन वर्ष 2013-14 से लेकर मूल्यांकन वर्ष 2021-22 के बीच 295% की बढ़ोतरी और 10 लाख से 20 लाख सालाना आय वर्ग वालों में ITR की संख्या में 291% का इजाफा हुआ है। टैक्स के योगदान में निचले तबके के लोगों की हिस्सेदारी भी लगातार बढ़ रही है। मूल्यांकन वर्ष 2013-14 में 5 लाख तक की आय वाले 2,62,00,000 इनकम टैक्स रिटर्न भरे गए थे। वहीं मूल्यांकन वर्ष 2021-22 में सालाना 5 लाख आय वर्ग के इनकम टैक्स रिटर्न की संख्या बढ़कर 3,47,00,000 हो गई, यानी इसमें भी 32% की बढ़ोतरी हुई है। प्रत्यक्ष कर संग्रह की बात करें तो पिछले 9 वर्षों में इसमें भी खासा इजाफा देखने को मिला है। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक वित्त वर्ष 2013-14 में कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 6,38,00,000 रुपए का था, जो कि नियमों के सरलीकरण और लोगों की आय बढ़ने से वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर 16,61,00,000 रुपए हो गया। और देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक बात कर रहे हैं उड़ान योजना की। इस मकसद से शुरू किए गए क्षेत्रीय संपर्क सेवा उड़ान ने 6 वर्षों में सफलतापूर्वक ये सफर तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल 2017 को इस योजना की शुरुआत की थी। और आइए न्यूज लेंस में जानें कि क्या है क्षेत्रीय संपर्क योजना और अपने मकसद में ये योजना अब तक कितनी सफल हुई है। देश में दूर दराज और गैर सेवा वाले हवाई मार्गों को बेहतर बनाने, बुनियादी ढांचे को मजबूती देने और संपर्क में सुधार लाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान की शुरुआत की गई थी। इस योजना की पहली उड़ान 27 अप्रैल 2017 को शिमला से दिल्ली को जोड़ने के लिए की गई थी। क्षेत्रीय संपर्क सेवा उड़ान ने अब तक 1,30,00,000 से अधिक यात्रियों के आवागमन को सुगम बनाया है, जो हवाई यात्रा की पहुँच बढ़ाने में योजना की सफलता को प्रदर्शित करता है। क्षेत्रीय संपर्क सेवा राष्ट्रीय विमानन नीति 2016 के प्रमुख तत्वों में से एक है, जिसमें वर्ष 2027 तक 50 करोड़ की घरेलू टिकटिंग की परिकल्पना है। अब तक क्षेत्रीय संपर्क सेवा उड़ान के तहत 499 उड़ान मार्ग चालू किए गए हैं। इस योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल 2017 को शिमला को दिल्ली से जोड़ने वाली पहली क्षेत्रीय संपर्क उड़ान के साथ किया था। इस योजना ने अब तक अपने सफर में कितने मील के पत्थर स्थापित किए हैं, आइए डालते हैं इस पर एक नजर। उड़ान 1.0 5 एयरलाइंस कंपनियों को 36 नवनिर्मित परिचालन हवाई अड्डों सहित कुल 70 हवाई अड्डों के लिए 128 उड़ान मार्गों की अनुमति दी गई। उड़ान 2.0 73 कम सेवा प्रदान करने वाले और सेवा न प्रदान करने वाले हवाई अड्डों की घोषणा की गई और पहली बार हेलीपैड भी जोड़े गए। उड़ान 3.0 पर्यटन मंत्रालय के समन्वय से पर्यटन मार्गों को शामिल किया गया। वाटर एरोड्रोम को जोड़ने के लिए सी प्लेन के अलावा उत्तर पूर्व क्षेत्र के कई मार्ग इस योजना के दायरे में शामिल किए गए। उड़ान 4.0 उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों और द्वीपों को प्रोत्साहित किया गया। हेलीकॉप्टरों और समुद्री विमानों का संचालन शामिल किया गया। इसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हितधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर कई सुधारों के साथ क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान का 5वां संस्करण शुरू किया। उड़ान 5.0 में जहां श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के विमानों पर ध्यान केंद्रित किया गया, तो वहीं इसके तहत 600 किलोमीटर की सीमा को हटा दिया गया। इस दौर में उन मार्गों को प्राथमिकता दी गई जो इन हवाई अड्डों को जोड़ेंगे, जो परिचालन के लिए तैयार हैं या जल्द ही तैयार होने वाले हैं। एयरलाइंस को अब मार्ग आवंटित होने के 4 महीने के भीतर ही परिचालन शुरू करना अनिवार्य किया गया। इसके बाद जल्द ही उड़ान 5.1 संस्करण आया। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान का ये दौर विशेष रूप से हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों के लिए परिचालन के दायरे को बढ़ाकर, VGF को बढ़ाकर और एयरफेयर कैप को कम करके हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए डिजाइन किया गया। वर्तमान में देश के दूर दराज क्षेत्रों में हवाई संपर्क को और बढ़ाने, अंतिम बिंदु तक हवाई संपर्क प्रदान करने और छोटे विमानों के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र को गति देने के लिए उड़ान 5.2 के लिए बोली चल रही है। ये योजना छोटे विमान ऑपरेटरों को अधिक आसान परिचालन देगी। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान नागरिक विमानन उद्योग के विकास में योगदान दे रहा है, क्योंकि पिछले 6 सालों में 4 नई और सफल एयरलाइंस सामने आई हैं। उड़ान योजना के अंतर्गत कुल 75 हवाई अड्डों का संचालन किया गया है।
इस योजना ने एयरलाइंस ऑपरेटरों को एक स्थायी व्यवसाय मॉडल शुरू करने और विकसित करने में मदद की है। विशेष रूप से छोटी क्षेत्रीय एयरलाइंस के व्यवसाय का प्रसार और सफल संचालन इस बात का प्रमाण है कि ये योजना एयरलाइन व्यवसाय के लाभ के लिए एक अनुकूल इकोसिस्टम प्रदान कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब देखते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरें। तो खेल प्राइम लेकर हाजिर हैं गौरव। स्वागत है गौरव आपका, ओवर टू यू। शुक्रिया निखिल। और खेलों की जो खबर है उसमें शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय खेलों की खबरों के साथ, जहां 37वें राष्ट्रीय खेल जो हैं वो गोवा में चल रहे हैं। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। वेट लिफ्टिंग में पुरुषों के 81 किलोग्राम भार वर्ग में राजस्थान के नितेक जांगीर ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। नितेक ने कुल 317 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मध्य प्रदेश के अजय बाबू ने रजत और महाराष्ट्र के अभिषेक निपाने ने कांस्य पदक जीता। वहीं वेट लिफ्टिंग में महिलाओं के 71 किलोग्राम भार वर्ग में पंजाब की हरजिंदर कौर ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महाराष्ट्र की तृप्ति माने को रजत पदक और मणिपुर की पी उमेश्वरी देवी ने कांस्य पदक हासिल किया। वहीं बास्केटबॉल में पुरुषों के राजस्थान ने मध्य प्रदेश को हराने में सफलता पाई। राजस्थान ने रोमांचक मुकाबले में 21-18 से जीत हासिल की। तो निखिल, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई खबरें। वापस एक बार फिर से आपके पास। बहुत धन्यवाद इन तमाम खबरों को हम तक पहुंचाने के लिए। और मिड डे प्राइम के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।